तो ये इस समय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा इस बार स्टेटमेंट गवर्नर साहब की थोड़ी सी लिमिटेड रही। हालांकि काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने रेज किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कि रेपो रेट कट में कोई चेंज नहीं किया गया। हालांकि सुबह एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि आगे जाते हुए पहले तो ये देखना चाहेंगे कि जो अब तक 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है उसका ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा। दूसरा, रिटेल इन्फ्लेशन, भले ही उन्होंने आपको हेडलाइन दिखेगी कि रिटेल इन्फ्लेशन का आउटलुक उन्होंने कम किया, लेकिन अगर आप उनको सुनेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर वो थोड़ा सा नर्वस थे, क्योंकि एक तो भले ही पूरे साल का रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान कम किया आरबीआई ने, लेकिन Q4 का 4% से ऊपर और Q1 अगले साल का 4.9%, Q1 FY27 का जो 4.9% का जो एस्टिमेट लेकर आए हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा उनको शायद तंग कर रहा हो। उसके अलावा बाकी पूरी कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो चाहे वो होलसेल इन्फ्लेशन हो या फिर कोर इन्फ्लेशन हो, उस पर काफ़ी बिनाइन है। जीडीपी का जो आउटलुक है उसको भी उन्होंने बिल्कुल हल्का सा भी चेंज नहीं करा है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी सदी हुई पॉलिसी मानी जाएगी। ऑब्वियसली शुरुआत में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को हुआ कि रेट कट नहीं हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है विपिन जी, रेट कट ना हो तो उससे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि चलिए अगली पॉलिसी में रेट कट आ जाएगा, तो वो एक शायद आपके लिए एक हेल्पफुल हो। लेकिन हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ा इस पॉलिसी को। सीएसबी बैंक के ट्रेजरी हेड आलोक सिंह है हमारे साथ, पाइपर सरिका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हैं, और हम कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे यहाँ पर कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले अभय जी आपके पास आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे पढ़ा आपने पॉलिसी को और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? जी देखिए, अनुज, मेरे को लगता है कि ये कंटिन्यूएशन है पिछली पॉलिसी की। कोई कोई सरप्राइज नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे आपने कहा, एक थोड़ा सा वो है नर्वसनेस, जो कहा भी गवर्नर ने कि अनइवन ग्रोथ की एक चिंता है कि जो ग्रोथ तो है विजिबल है और कॉन्फिडेंट है ग्रोथ के लिए, पर वो चाहते हैं कि ग्रोथ इवन हो, जितना अनइवन ना हो, क्योंकि कुछ तबकों को फायदा हो, कुछ को ना हो। दूसरा, उन्होंने एक हिंट भी दिया कि जो इन्फ्लेशन है, नेम प्लेट इन्फ्लेशन है, वो अंडर कंट्रोल है, पर रिटेल इन्फ्लेशन पे जो एक लार्ज सेगमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्या वो इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है या उसको और गौर से देखा जाए, कंट्रोल किया जाए। और तीसरा जो उन्होंने कहा ट्रांसमिशन की, जो आपने भी कहा, क्या जो पिछला रेट कट है और उसके पहले के रेट कट है, क्या वो ट्रांसमिट हुए हैं लोअर लेवल पे। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने, 6 महीने आरबीआई का फोकस इन तीन चीजों को जितना फिक्स करके उस पे रहेगा। मार्केट्स के लिए मुझे लगता है कि अनुज, अभी ये बड़ा मुद्दा नहीं है। फ्रैंकली जो बड़ा मुद्दा है वो हमारा बाहर से आ रहा है, वो टैरिफ का डर है, उसका ज्यादा प्रेशर है। मुझे लगता है मार्केट इसको डाइजेस्ट करेगा और एज अ कंटिन्यूड गुड पॉलिसी लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट में कोई इसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। राइट। अबे साहब, एक सवाल आपसे कि गवर्नर साहब ने रेट कट तो नहीं किया, लेकिन बहुत डिटेल में गए वो सारी चीज़ों को लेकर। इन्फ्लेशन ग्रोथ पे तो बात की उन्होंने, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मार्केट पर और तमाम चीज़ों पर काफ़ी गहरे गए, नंबर बताया, बैंकिंग सिस्टम की बात की। अब वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस उन्होंने दिया यहाँ पर कि लिक्विडिटी के सिस्टम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, समय समय पर हम उपाय करेंगे, मेजर्स लेंगे, और वो इसको लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखे कि मतलब उस फ्रंट पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये कितना पॉजिटिव सिग्नल है? ये पॉजिटिव सिग्नल तो काफी समय से है। पिछले बार से देखिए 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है इस समय, और जो हमारे बैंकर पैनलिस्ट हैं, वो भी इसके बारे में बात कर पाएंगे। पर मुझे नहीं लगता लिक्विडिटी की कोई समस्या है इस समय। इनफैक्ट ओवर ओवर लिक्विडिटी है इस समय, मैं कहूंगा। हमने अभी रिसेंटली देखा कुछ केसेस जहां पे बैंक्स रेजिस्ट कर रहे हैं लार्ज डिपॉजिट्स लेने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट ऑफटेक नहीं है अक्रॉस सेगमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट। हम देख रहे हैं जो क्रेडिट ऑफटेक है पिछले 6 क्वार्टर से वो गिर रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लिक्विडिटी एम्पल है पर क्रेडिट ऑफटेक नहीं है, वो एक ज्यादा चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी की कोई समस्या पिछले मार्च अप्रैल से है मार्केट में। ओके, चलिए हमारे साथ अब यूटीआई एएमसी के हेड फिक्स इनकम अनुराग मित्तल जी भी हैं, क्रिसिल के डीके जोशी जी भी हैं, और हमारे साथ सीएसबी बैंक के ट्रेजरी हेड आलोक सिंह भी है। एक बार इन सब से भी राय ली जाए। जोशी साहब, गुड मॉर्निंग। आपने कैसे पढ़ा पॉलिसी को, और अब यहाँ से क्या अगली पॉलिसी में हम एक रेट कट एक्सपेक्ट करें या फिर एक सस्टेन्ड पॉज यहाँ से एक्सपेक्ट करें? देखिए, हमारा मानना तो ये था कि शायद आरबीआई इस पॉलिसी में रेट काटेगा, बट गवर्नर ने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि
वो अभी इंतजार करेंगे। और उसमें खासकर उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जो महंगाई की दर जो बहुत तेजी से नीचे आई है, ये बड़ी वॉलेटाइल फैक्टर्स के कारण है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये इसमें इसके प्रोजेक्शन में, फूड इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन में हमेशा रिस्क रहता है। तो उसके लिए एक तो वो कारण है। दूसरा ये है कि ग्रोथ अभी भी वो मतलब रीजनेबली रोबस्ट मान रहे हैं, तो ग्रोथ में कोई ज्यादा डाउनसाइड रिस्क उनकी प्रोजेक्शन में नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से उन्होंने एक तरह से इंतजार करने का फैसला किया। और अभी भी मेरा मानना यह है कि अभी रेट कट और होगा, एक और कब होगा वो अब नेक्स्ट अक्टूबर ही है पॉलिसी। उस समय तक शायद फेड क्या करता है ये भी पता चल जाएगा। तो एक तरह से मॉनेटरी ईजिंग अभी भी जारी है, क्योंकि सितंबर से आपका सीआरआर कट भी लागू होगा। और सीआरआर कट भी एक तरह से मॉनेटरी ईजिंग का सिग्नल ही होता है, तो वो उसके ट्रांसमिशन को और इम्प्रूव करेगा। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच उन्होंने डिसाइड किया है। जो मौजूदा हालात है उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, पर्टिकुलरली ग्लोबल साइड से। तो इस वजह से और डोमेस्टिक साइड से जो जो फैक्टर्स अभी तक सामने आए हैं, उनसे यही पता चलता है कि थोड़ा मिक्स सिग्नल्स इकोनॉमी में आ रहे हैं। पर अभी भी ज्यादातर हमारा भी यही मानना है कि 6.5% ग्रोथ तक इस साल भी पहुंचा जा सकता है। तो बेसिकली एक तरह से वो उन्होंने पॉज लिया है, और पिछले बार ही स्टांस भी उन्होंने न्यूट्रल कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो लगातार ईजिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, और वो थोड़ा सोच समझ के जैसी स्थिति उत्पन्न होगी उसी हिसाब से एक्शन लेंगे। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि एक रेट कट हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में। ओके अनुराग जी, सुबह जब हमारी बात हो रही थी फिक्स इनकम मार्केट एक्सपर्ट से, वो ये कह रहे थे कि इस पॉलिसी में कोई रेट कट मार्केट प्राइसिंग करके नहीं जा रहा है, तो स्टेटस को मनी मार्केट कैसे रीड करेगा और यहाँ से आगे आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। आपकी बात सही है, ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर आई थिंक जो आरबीआई ने Q1 FY27 का 4.9% इन्फ्लेशन फोरकास्ट दिया है, उससे थोड़ी बॉन्ड मार्केट को निराशा हुई है। क्योंकि शायद इसका ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि जब तक अभी आरबीआई को ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, शायद यहाँ से रेट कट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा इसलिए बॉन्ड मार्केट को निराशा हुई है, थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए हैं। 10 ईयर G-Sec 633 का 638 हुआ है, ओआईएस भी ऊपर गया है, तो वो थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट को थोड़ा सा निराशाजनक लगा है। आलोक जी, गवर्नर साहब ने एक जो बात कही कि वो देखना चाहेंगे कि कितना ट्रांसमिशन फैब से अभी तक जो 1% की रेट कट हुई है उसका होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा इंस्टेड कि वो एक और रेट कट आपको दे देते। अब ये ट्रांसमिशन में जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक वक्त लगता है, 1 से 2 कई बार 3 क्वार्टर तक लग जाते हैं। यहाँ पे कैसे वो बैलेंस बिठाएंगे, क्योंकि एक तरफ अब धीरे धीरे उन्होंने इन्फ्लेशन की चिंता भी जताई, 4.4 Q4 नेक्स्ट ईयर और ऊपर वो बढ़ता जाएगा, और दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रांसमिशन है ये कितना वक्त लेगा और अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात तो सही है कि अनसर्टेनिटीज बहुत हैं और उसी के ऊपर सारी की सारी पॉलिसी इस बार की निर्भर थी। जहां तक ट्रांसमिशन की बात है, उन्होंने खुद भी कहा कि मार्केट जो है कॉरपोरेट थोड़ा सा मूव कर गए हैं मार्केट प्रोडक्ट्स की तरफ, सीपीज हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो रियल रेट्स होते हैं, मतलब लोन्स के रेट होते हैं, वो भी ग्रेजुअली मूव करेंगे, लेकिन 2 से 3 क्वार्टर लगता है। जहां तक रेट्स की बात है तो ट्रांसमिशन 100 बेसिस पॉइंट उन्होंने कट किया, 75 का वो खुद ही कह रहे हैं कि मनी मार्केट्स में हो गया है। एमसीएलआर में अभी उतना मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी होगा जैसे जैसे डिपॉजिट रेट नीचे आते हैं। टर्मिनल रेट्स की बात मैं करूं तो हम लोग का भी विचार था इस बार कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि टर्मिनल रेट रेपो का शायद 5% के आसपास हो सकता है, 5% तक जा सकता है। तो उस हिसाब से हम 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशन करेंगे बाई मार्च। कारण इसके पीछे ये हैं कि अगर आप देखें तो Q4 की ग्रोथ में कोई रिवीजन नहीं है अपवर्ड्स। 6.3 का 6.3 है, जबकि 2 महीने अभी हो गए हैं पिछली पॉलिसी के स्टेप्स को लिए हुए। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है वहाँ पे। मैं नहीं मानता कि इंडिया की ग्रोथ में नर्वसनेस रहनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल डिमांड काफ़ी स्लो हो रही है, जैसे पिछला यूएस का डेटा आपने देखा होगा। और रेट का एक्सपेक्टेशन 5% का इसलिए भी है क्योंकि यूएस में रेट कट होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं बहुत जोर से। पहले तो खाली वहाँ के प्रेसिडेंट डिमांड कर रहे थे, अब जो है पिछला जो डेटा था नॉन फार्म पेरोल का,
वो भी इतना बुरा था कि लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि 5% टर्मिनल रेट बाय मार्च हम लेके चल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ पिकअप होने लगेगा बाय मार्च एंड आफ्टर दैट 5% के रेट पे हम ये कॉल ले सकते हैं कि आगे करना है या नहीं करना है। इन्फ्लेशन का कंसर्न जो आ रहा है वो लार्जली बेस इफेक्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस साल जो है इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे रहा है। तो जैसे-जैसे आप अगले साल के प्रोजेक्शन करेंगे, इस साल का जो नीचे का बेस इफेक्ट है वो अगले साल के इन्फ्लेशन को पुश करेगा। तो जो नंबर्स अभी प्रोजेक्ट होंगे, आई मीन 4.9 का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके आगे जाते हुए भी जो नंबर्स प्रोजेक्ट होंगे वो थोड़ा-सा हायर साइड रहेंगे। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो कि अभी आरबीआई को लग रहा है कि एक कंसर्न है छोटा-सा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है, वो ऊपर भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ये सब देखते हुए ठीक लग रहा है, आई मीन स्टांस भी सही है। ठीक तो था। दो और रेट कट आप अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। चलिए काम करते हैं, थोड़ा मार्केट पर नज़र डालते हैं। एकदम से मार्केट में बड़ी गिरावट आई, निफ्टी देखिए अब करीब करीब 100 पॉइंट नीचे 24,550 पर, और इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए आप, क्योंकि अब हम पिछले 3 दिन के लोगों को तोड़ने के काफ़ी करीब हैं। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 112 पॉइंट नीचे। एक बार जरा निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये गिरावट आई कहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बैंक निफ्टी नहीं गिरा है, लेकिन इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ से गिरावट आई। एक काम करते हैं, हमारे साथ हमारा टेक्निकल पैनल भी है, एक बार ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में शायद एक टर्न अराउंड आ रहा है। हमारे साथ रचना जी हैं, मानस जी और अमित जी हैं। रचना जी, इस समय मार्केट में थोड़ा टर्न आ रहा है, कोई ट्रेड बैठ रही है यहाँ पर? जी, ट्रेड तो बैठ रही है। ओनली थिंग इज कि द ट्रेड्स आर प्लेइंग आउट वेरी वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं एंट्री की। नौकरी में और कोफोर्ज में, दोनों में इतनी गिरावट के बाद भी फर्दर गिरावट आने के चांसेस है। अगर नौकरी के फ्यूचर्स को सेल करेंगे 1327 पे है, यहाँ पे हमें ऐसे लगाना होगा 1337 पे, एंड डाउन साइड में हमारा 1300 तक का टारगेट बैठ सकता है इन अ डे। एक रात होल्ड करना पड़ेगा। एंड जहां तक कोफोर्ज की बात है तो उसमें भी सेलिंग के चांसेस है। अगर हम इसमें फिलहाल शॉर्ट करेंगे 1680 पे हमें ऐसे लगाना होगा, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट 1640 तक का रह सकता है, अगेन फॉर अ ओवरनाइट डिलीवरी और कोफोज दोनों स्टॉक्स में इस समय काफ़ी वीकनेस है। अमित जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया इस समय? जी अनुज जी, रियल एस्टेट सेक्टर से अगर देखें तो प्रेस्टीज एस्टेट में एक ब्रेकडाउन आया है। 10 दिनों की रेंज थी लगभग 1580 1590 की, वो कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे काउंटर में अच्छा खासा प्रेशर है। 1555 फ्यूचर में इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा हमारा 1575 रुपीज का, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 1500 तक के प्रेस्टीज एस्टेट में। ओके, मानस, आपने कोई ट्रेड पिक किया क्या? मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है डीएलएफ पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है डीएलएफ, तो यहाँ पर आई थिंक एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 781 के रहेंगे और टारगेट 720 के रहेंगे। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जी, तो चलिए, ये तो अभी के ट्रेड्स हो गए। अब थोड़ा इस पॉलिसी और करंट सिचुएशन को जोड़ते हुए जरा मार्केट के एनालिसिस करते हैं। अनुज जी, देखिए, पॉलिसी में उम्मीद तो थी, लेकिन रेट कट नहीं आया, और गवर्नर साहब ने समझा भी दिया कि पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। टैरिफ्स का भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने बिल्कुल तलवार की धार पे चीज़ें रखी हुई हैं। वो कभी 12 घंटे, कभी 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इसको मार्केट अभी, आज की तो एक बात है ही, लेकिन आने वाले वक्त के हिसाब से कैसे रीड करेगा और कैसे चलेगा? देखिए, मार्केट टफ है विपिन जी। इस समय मार्केट को इस समय हर तरह से निराशाएं मिल रही है। पॉलिसी से थोड़ी होप थी कि रेट कट एक और मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। ट्रम्प साहब अपनी मर्जी कर ही रहे हैं। नंबर्स भी देखिए आप, जो इवन अच्छी कंपनियां थी उनसे भी कोई वाव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। आज सुबह भारती की हमने बात की थी, वहाँ भी देखिए कोई वाव नंबर्स नहीं थे। तो आई थिंक ये इस समय मार्केट, और टेक्निकली मार्केट जो है ना, अब वो काफ़ी एक क्रूशल लेवल्स पर है। देखिए, 24,550 जितनी बार टेस्ट हो रहा है उतनी बार ये फाइनली वीक होगा, और अगर ये तोड़ दिया आपने तो 24,400 450 तक का एक रास्ता ओपन होगा। और मेरी ज़्यादा वरी है पिछले 2 दिनों से जो ब्रॉडर मार्केट है, अगर आप मार्केट ब्रेड देखेंगे पिछले 2 दिनों से, वहाँ काफ़ी प्रेशर आ रहा है, और एडवांस डिक्लाइन जो है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक साइन दे रहा है कि थोड़ा सा एक नर्वसनेस है मार्केट में, और ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा नहीं रहा, ये फैक्ट है। तो ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है मार्केट में, और गवर्नर साहब ने भी क्लियरली संज्ञान लिया उस टैरिफ का, और उस पूरा उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
आई थिंक वो टैरिफ वाला फैक्टर ना होता तो शायद रेट कट आ भी जाता। तो एक तरीके से वो जो डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर है वो अब सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, हमारे लिए एक तरीके से इंटरनल फैक्टर ही बन गया। जो भी है, मार्केट इस समय थोड़ा सा टफ है, और इस देखिए ऐसी मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद व्यू लीजिए। शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप, तो शॉर्ट में अच्छी ट्रेड बन रही है, लेकिन वो सबके बस की होता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साइडलाइन पर रहें, थोड़ा केयरफुल रहें। निफ्टी को एक बार या तो 24,800 क्रॉस करने दें, सेंस बने कि हाँ ठीक है थोड़ा सा वर्स्ट इज़ ओवर, या फिर आप 24,500 550 को डिसाइसिवली तोड़ दें। दो में से एक चीज़ हो, तब तक थोड़ा सा साइडलाइन पर रहें मार्केट में। तो हमारे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, बैंकिंग हो गया, एनबीएफसीज हो गया, एक हद तक रियल एस्टेट हो गया, इनको कैसे देखेंगे? नहीं, आई थिंक इनमें अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक, जैसे अगर आरबीआई पॉज लेगा तो शायद इन सेक्टर्स में भी थोड़ा पॉज आएगा। सिर्फ एक ऑटोज़ है जहाँ पर थोड़ा सा एक अपने खुद के फैक्टर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट अभय जी से पूछते हैं, अभय जी एक दो सेक्टर्स हैं जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा होप रखी हुई है, जैसे कि टू व्हीलर्स है, यहाँ पर थोड़े से मूव्स अच्छे हैं, रिटेल स्पेस में अच्छे मूव्स आए हैं, इन्हें कैसे अब आप व्यू करेंगे यहाँ से? जी अनुज, जो अभी हम चैनल चेक्स कर रहे हैं रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, क्योंकि क्या होता है कि अभी फेस्टिव सीजन आएगा अक्टूबर में, तो उसके जो स्टॉकिंग है और इन्वेंट्री बिल्डअप, एक्सपेक्टिंग गुड सेल्स, वो अभी स्टार्ट हो जाती है। अभी रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ओईएम्स को सिग्नल देने लगते हैं पोटेंशियल सेल के बारे में। तो जो अभी तक का फीडबैक है अक्रॉस सेगमेंट्स, जो मैं बात करूं ऑटोमोबाइल प्लस पेंट, टाइल्स, होम इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो थोड़ा कॉशियस है। तो ये बदल भी सकता है टुवर्ड्स क्लोजर टू द फेस्टिव सीजन, सडनली डिमांड भी आ जाती है कई बार। पर जो फीडबैक ग्राउंड से हमें अभी मिल रहा है अनुज, वो है कि कोई अग्रेसिव बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्री इंडिकेट नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। थोड़ा पिछला जो फेस्टिव सीजन था वो बीत गया था, और इस फेस्टिव सीजन में भी कोई बहुत हाई कॉन्फिडेंस इस समय नहीं है, फुटफॉल्स भी इतने बहुत बड़े नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी प्रेशर है इस समय, और वो है इन्फ्लेशन जो है, जो आरबीआई गवर्नर ने कहा, पर जो रियल स्टेट पे जो इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है उसमें काफी फर्क है। तो एक तो इन्फ्लेशन का दबाव है, दूसरा जीएसटी का दबाव है, और जो एम्प्लॉयमेंट पे भी जो सेंटिमेंट बना हुआ है, उसकी वजह से मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन खराब नहीं है, पर बहुत अब इस समय उम्मीद नहीं है, जो डेटा देख रहे हैं कि बहुत बढ़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट कोई बहुत सडनली आप स्पाइक देखेंगे वॉल्यूम सेल्स में फ्रॉम एफएमसीजी या फिर ऑटो या रियल एस्टेट से। ओके अनुराग जी, यहाँ से कंसिडरिंग आरबीआई की पॉलिसी, टैरिफ टेरर, इन सब को देखते हुए इस समय आपका बॉन्ड मार्केट पर क्या व्यू है कि यहाँ से यील्ड अब किस तरफ आपको लग रहा है कि रुख करेंगी? वी थिंक कि खासकर जो शॉर्ट एंड है, आई थिंक एक चीज हम मान सकते हैं कि अगले 8 से 12 महीने एटलीस्ट रेट हाइक्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई ग्रोथ पे फोकस रहेगा, इन्फ्लेशन काफी स्टेबल है, तो हम एक लोअर फॉर लॉन्गर पॉलिसी रेजीम देख रहे हैं। तो इन लोअर फॉर लॉन्गर पॉलिसी रेजीम प्रोबेबली हमें लगता है कि जो शॉर्ट टू मीडियम एंड है, यानी कि 2 से 5 साल तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, वो बेटर कर सकते हैं, यानी कि बजाय कि लॉन्ग एंड। तो अगर आप कर्व का स्प्रेड भी देखेंगे, 5 साल का जी से करीब 605 पे है और 10 ईयर करीब 640 पे है, तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। तो हमारे हिसाब से 2 टू 5 ईयर सेगमेंट सबसे प्रेफर्ड सेगमेंट रहेगा बॉन्ड मार्केट के लिए। ओके, चलिए ये बात होगी बॉन्ड मार्केट की। जोशी जी, यहाँ से आपको लग रहा है कि थोड़े से अब मार्केट में रिस्क बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली शायद लैग के साथ ही लेकिन दिखाई तो देगा, और जो गवर्नर साहब ने कहा, और Q1 की जो उन्होंने अगले साल की इन्फ्लेशन की बात की 4.9% की, क्या थोड़े से सिस्टम में रिस्क बढ़ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अगर आप ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स भी देखें, तो इस समय वो कोविड के टाइम से भी ज़्यादा है, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था 2007-8 का, उससे भी ज़्यादा ऊपर है। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और उसका असर देखिए
डायरेक्टली भी पड़ता है और इनडायरेक्टली भी पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये होगा कि किस तरह के टैरिफ्स हमारे यूएस के साथ डिसाइड होते हैं। यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, तो उससे भी हमारे ट्रेड पे असर पड़ेगा। और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डंपिंग होगी, क्योंकि चाइना के पास स्पेयर कैपेसिटी है। और अनसर्टेनिटी का मतलब ये है, जो गवर्नर साहब ने भी बोला, कि डिसीजंस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और खासकर प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स जो कि पिकअप नहीं कर रही थी, और अभी भी उसके लिए थोड़ा बना हुआ है कि वो कितना उसमें मोमेंटम आएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें, और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी स्लो होंगे, तो ये सब एक तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट्स के लिए ये रिस्क ज्यादा देखा जा रहा है। और डोमेस्टिक ड्रिवन जो है, डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन जो सेगमेंट्स हैं ज्यादा, उनमें उनमें थोड़ा रेजिलियंस रहेगी। इकोनॉमी में जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि लक फैक्टर्स भी हैं, हमारे बफर्स भी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, हमारा ट्रेड जो सर्विसेज के साथ है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो गुड्स ट्रेड एक्सपोज सेगमेंट्स के लिए ज्यादा इस समय रिस्क बना हुआ है। और साथ में पॉलिसी लीवर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपना फ्रंट लोड कर दिया है अपना कैपिटल स्पेंडिंग, और साथ ही साथ आरबीआई ने भी फ्रंट लोड की हुई है पॉलिसी। तो आई थिंक एक तरह से जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स को एक तरह से बफर भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी उसको फाइट करने के लिए, और साथ साथ एक तरह से थोड़ा सा ग्रोथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, माइल्ड। तो इस आई थिंक तो अ, इस समय विशेष चिंता एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर सेगमेंट्स के लिए होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मार्केट देखिए इस समय अब डे लो के काफ़ी करीब। अभय जी, इस समय छुपने की जगह कहाँ ढूंढें फिर, क्योंकि मार्केट तो क्लियरली इस समय दिक्कत में है। जी, आई थिंक अनुज, मुझे अभी भी लगता है कि जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है और जो ग्रोथ का इम्पैक्ट है, और उसका एक बड़ा सेगमेंट है जो बेनिफिट करेगा, जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स अगले 6 महीने के लिए, साल भर के लिए सेफली ओवर एलोकेट भी कर सकते हैं, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि वैल्यूएशंस भी इस समय काफी रीजनेबल हैं। जो एनपीए क्रेडिट साइकिल जो डिटीरियरेट हुई थी 18 महीने में, अब वहां लग रहा है कि एक बॉटम बन रहा है। कलेक्शन रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं बैंक्स के, छोटे लेंडर्स के भी। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है जो एक इन्वेस्टर्स को इस समय एक रिस्पाइट प्रोवाइड करेगा। दूसरा सेगमेंट में कहूंगा फार्मा है, जहाँ पे जो भी रिजल्ट्स हमने देखे अनुज, बड़ी कंपनीज के भी और छोटी कंपनी, मीडियम मिड कैप कंपनीज के भी, मैं कहूँगा अच्छे थे, और कई जगह उम्मीद से भी बेहतर थे। तो मुझे लगता है ये एक सेगमेंट है जिसपे टैरिफ का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक नॉन डिस्क्रिशनरी परचेज़ है यूएस के लिए। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा, ये मेरे 2 पिक्स रहेंगे फॉर सेफ्टी फॉर नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स। ठीक है, बैंकिंग एंड फार्मा ये 2 सेक्टर्स हैं जो अभय जी बता रहे हैं, जो अगले 6 से 8 महीने पे नज़र रहेगी उनकी वहाँ पर। आलोक जी, अब फर्स्ट हाफ ऑलरेडी ओवर हो चुका है और सेकंड हाफ है, और उसमें भी अनसर्टेनिटीज़ जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, मतलब वो अमेरिका से आएँ या यूँ भी अगर हम सिर्फ एक टैरिफ से हट के भी बात करें, तो ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो अभी कोई बहुत पंपिंग स्टेट में नहीं है। ऐसे में मार्केट अगले 6 महीने में वो कौन से पॉजिटिव्स हैं जिन्हें देख सकता है कि हाँ, इन इवेंट्स पे अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो मार्केट वहाँ से फिर क्यूज लेगा? तो अब देखिए, मैं अगर इंडिया की ही बात करेंगे अभी, तो इंडिया का एक एग्रीमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं इस बात को लेकर कि इन 4 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स होने चाहिए और ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए। अमेरिका ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड हो रहा है, मतलब हर कोई ये कह रहा है इस समय कि अमेरिका आइसोलेटेड हो रहा है। तो रीअलाइनमेंट का टाइम जितना लगता है, वो 1 क्वार्टर हो सकता है, 2 क्वार्टर हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग पिक नहीं होगा या सर्विसेज पिक नहीं होंगी, वो फिर से पिक करना शुरू हो जाएँगी। तो जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है, चाहे वो क्रेडिट साइड हो, चाहे ओवरऑल इकोनॉमी की साइड हो, हम समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं हम बॉटम हिट करने वाले हैं। लेकिन ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है अभी, जैसे आप सभी लोगों ने कहा कि ये अगले 3 महीने में ही ओवर हो जाएगा या 6 से 9 महीने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोगों की उम्मीद है कि अभी एक पुश और आएगा आरबीआई की तरफ से, जो कि फाइनली वो 1 से 2 रेट कट और करेंगे अगले 6 महीने में।
और जहाँ तक सेक्टर से स्पेसिफिक बात की है, वो मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा ही, मैं उनसे एग्री करता हूँ एकदम। अभी स्लो डाउन या कह लीजिए कि ग्रोथ पिकअप थोड़ा-सा म्यूटेड है बाकी सभी जगहों पे, और बट अगले 6 महीने में पूरी उम्मीद है कि हम एक रिवर्सल देख रहे होंगे। पर एक राय जोशी साहब की भी ले ही लेते हैं। जोशी सर, आलोक जी कह रहे हैं कि 2 रेट कट वो उम्मीद कर रहे हैं, रेपो 5 पर आ जाएगा, और एक्सप्लेनेशन वो 2 बार उसका दे ही चुके हैं। डू यू एग्री विद हिम? हमारा देखिए ऑफिशियल असेसमेंट ये है कि एक रेट कट होगा मार्च तक, और दूसरा तभी होगा अगर आपके ग्रोथ रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसमें अभय साहब, अगर जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें अभी आलोक जी ने कहा कि उनको 2 के एक्सपेक्टेशन है, जोशी जी ने कहा कि हाँ 1 तो वो भी मान रहे हैं, लेकिन अगेन वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि क्या होता है क्या नहीं। ऐसे में मार्केट की चाल कैसी रहेगी? मतलब ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी से भरी है, डे टू डे पे आपको केस टू केस बेसिस पे अपने निर्णय लेने होंगे, या फिर आपको एक ब्रॉड पिक्चर लेकर चल सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि ये जो रेट, जो इंडिया की जो फिस्कल सिचुएशन है वो काफी बिनाइन है इस समय, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि 1 रेट कट होगा या 2 रेट कट होगा या ग्रोथ कितना होगा। आई थिंक ये सारी चीजें काफी एक प्रेडिक्टेबल रेंज में है अभी। हो सकता है 1 रेट कट हो सकता है 2 हो, पर उसी रेंज में है। जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है, वो साल भर के लिए अनलेस कुछ अनफोर्सीन हो तो मार्केट ने सब ये प्राइसिंग किया हुआ है। आई थिंक मार्केट के लिए जो बड़ी चिंता है वो है फियर ऑफ अननोन, और वो अननोन है हमारे इस समय टैरिफ की बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया ने भी हार्ड स्टैंड लिया है, यूएस ने भी हार्ड स्टैंड लिया है, और रशिया की मीटिंग है यूएस के साथ आई थिंक जल्दी ही, उसमें क्या सिचुएशन रिजॉल्व होती है। तो आई थिंक काफी डायनामिक एक्शंस हैं। दूसरी तरफ रुपए का जो स्लाइड है 88 रुपए के एक्सचेंज रेट की तरफ, वो भी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि रुपया कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो इनकी रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो आउटसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी, आउटसाइड आरबीआई के कंट्रोल में है। आई थिंक मार्केट की नजर उन पे ज्यादा रहेगी। क्लैरिटी आएगी तो डेफिनेटली एक रिलीफ रैली हम देखेंगे, जल्दी ही देखेंगे। अगर ये टैरिफ की सिचुएशन रिजॉल्व होती है डिसाइसिवली, तो मुझे लगता है मार्केट उस पे ज्यादा फोकस्ड है अभी, क्योंकि अर्निंग्स का इम्पैक्ट उन चीजों पे ज्यादा आएगा। जी, ठीक है जी। तो बाज़ार की नज़र रहेगी, बहुत सारी चीज़ें शायद जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी उसी हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करेगा। लेकिन जो एक बड़ा आज ट्रिगर था जहां पर बाज़ार की नज़र थी, वो था आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। लेकिन वहां पर गवर्नर साहब ने किसी चीज़ को टच नहीं किया है। जहाँ तक बात है रेट्स की, तो रेपो रेट और उसके अलावा तमाम दूसरे रेट्स को भी उन्होंने अनचेंज रखा है, अपने स्टांस को भी न्यूट्रल रखा है। यानी आगे वो सिचुएशन को देंगे और उसके अकॉर्डिंगली कॉल लेंगे। बाकी ग्रोथ को लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जितना रेट कट अभी तक उन्होंने दे दिया फ्रॉम फरवरी 1% का, वो पहले चला जाए, ट्रांसमिट हो जाए, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे दिखे। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल वो कह रहे हैं, लेकिन आगे चलते हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ एंड जिन फैक्टर पे इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, उनकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनका मानना है कि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमेशा आरबीआई का एक मेन कंसर्न रहता है। तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखे हुए हैं। फिलहाल कोई रेट कट इस पॉलिसी में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप